Hello students, welcome back to Prep On. These days we are conducting a GS course for UPPSC AE exam which is going to be held in the coming months. उसके लिए हम GS का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर ली है और उसमें पहला टॉपिक इंडस सिविलाइजेशन हमने टू द पॉइंट कवर कर लिया है। आपके रिस्पॉन्सेस से पता लगता है कि आपने उसे काफ़ी लाइक किया है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है। इतने मैसिव रिस्पॉन्स के लिए थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहिए, हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का, अच्छे टीचिंग करने का, तो उसके लिए तो बहुत धन्यवाद। उसमें कुछ क्वेरीज़ भी रेज़ हुई हैं आप लोगों की, मैं उनको आंसर कर दूं। सबसे पहले तो ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे पहले फ्री आपको लेक्चर दिए जाएंगे बाद में चार्ज किया जाएगा। प्रेप ऑन एक फ्री ऑनलाइन चैनल है, इसमें कुछ भी आपसे चार्ज नहीं होना है, रेस्ट एश्योर्ड, बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी क्वेरी हिंदी, सामान्य हिंदी को लेके है। तो हिंदी की क्लासेस तो संभव नहीं है, लेकिन हिंदी का अप्रोप्रिएट मटेरियल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैं आपको एक लिंक बताऊंगा, वहां से डेफिनेटली कुछ दिन बाद आपको मिलेगा। तो कंटेंट, राइट कंटेंट बिल्कुल जो यूपीपीएससी के हिसाब से ज़रूरी है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्लासेस संभव नहीं है। तीसरा ये है कि ये बीच में रुकेगा तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, सेटिस्फैक्शन, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होगा। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए, बी रेस्ट एश्योर्ड। और चौथा पॉइंट ये है कि ये टेस्ट्स भी करा दीजिए। तो डेफिनेटली जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे मैं आपके साथ टेस्ट डिस्कस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आपके इन टॉपिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यूपी पीएससी एग्ज़ाम के साथ साथ जितने और एग्ज़ाम्स हैं, वाइजैग है, कोल इंडिया है, जहाँ जहाँ आपके जीएस आती है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप इसे और मेहनत से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और आपका कोर्स इसी तरीके से चलेगा। तो एंशिएंट इंडिया को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, वैदिक एज, आर्यन एज। इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ, डिक्लाइन हुआ और उसके बाद फिर वैदिक एज शुरू हो जाती है। तो वैदिक एज में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज करते हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज वैदिक एज। तो वी आर स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया एंड आर्यन एज, also called वैदिक एज। आर्यन एज भी कहते हैं, वैदिक एज भी कहते हैं। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड कहलाता है वैदिक एज। हमने पहले देखा कि 2350 से 1750 इंडस सिविलाइजेशन है, वो डिक्लाइन हो गया। उसके कुछ समय बाद फिर यहाँ पर आर्य भाषाई लोगों का आगमन हुआ। तो वैसे तो आर एक क्या है, एक लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज है। आर भाषा जो बोलते थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे या तिब्बत से आए थे, आर्कटिक से आए थे, कई सारी थ्योरीज हैं। तो सेंट्रल एशिया से मान लिया जाता है आर्यों का यहाँ आगमन हुआ। तो दे स्पोक ए लैंग्वेज कॉल्ड आर्य विच इज़ वेरी सिमिलर टू पर्शियन एंड सर्टेन यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंग्लिश है, जर्मन है। तो ये बताया गया कि 14 भाषाओं का एक समूह है, 14 ग्रुप लैंग्वेजेस ऑफ इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें एक आर्य है, मतलब संस्कृत आज की, एक फारसी भाषा ईरान की, और यूरोपियन, जर्मन, इंग्लिश वगैरह। इनका पुराने समय में चले जाएं तो इनका उच्चारण, शब्द भी काफ़ी सारे एक से हैं, तो एक ही फैमिली का इन्हें मान लिया जाता है। तो एक भाषा का सिस्टम है आर्य। जैसे कि ईरान में पहले, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, ज़ोरोस्टर एक रिफॉर्मर हुआ करते थे और एक उनकी होली बुक है ज़ेंद अवेस्ता। मतलब ईरान की पुरानी होली बुक पूछी जाए आपसे तो आपका आंसर आएगा अवेस्ता या ज़ेंद अवेस्ता इन पर्शियन लैंग्वेज। ईरान का पुराना नाम पर्शिया। तो ज़ेंद अवेस्ता काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे ऋग्वेद से। बहुत सारे शब्द हैं, लैंग्वेज का हम मैचिंग करते हैं तो सिमिलरिटी मिल जाती है इन दोनों के बीच में। ऐसे इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेजेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्वास्तिक हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है, जर्मनी में भी इस्तेमाल होता है, तो कुछ कल्चरल सिमिलरिटी भी रही है, तो इसको एक भाषा का सिस्टम मानते हैं। वैसे
अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो आर्य शब्द का मतलब होता है सुपीरियर रेस, उच्च नस्ल। आपके लेवल के एग्ज़ाम में शायद ना भी आए, लेकिन आप जान लीजिए इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है आर्य का सुपीरियर रेस, वैसे ही भाषा का एक सिस्टम होता है। तो ये सेंट्रल एशिया से कभी आए ऐसा माना गया, साउथ ऑफ रशिया से। अब आर्यों के बारे में हमको पता लगता है वैदिक लिटरेचर से, वैदिक साहित्य से। तो इस पीरियड में जो 1500 से 600 का पीरियड है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वैदिक लिटरेचर देखते हैं क्या होता है। वेद होते हैं, वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद तो पोइट्री हैं। वेदों में जो बताया गया उसको जब समझा गया और विस्तार से लिखा गया तो ब्राह्मण ग्रंथ बन जाते हैं। मतलब वेदों पर जब टीका टिप्पणियाँ हुई और उनको एक्सपेंशन किया गया, उनकी नॉलेज को और अंडरस्टैंड किया गया, तो ब्राह्मण साहित्य बन जाता है। और जब और उनको समझा गया, जब उनको गहराई से उनका अध्ययन किया गया, तो इंटेंडेड मीनिंग समझ में आया कि एक्चुअली उसके जो रचयिता थे कहना क्या चाहते थे। तो अरण्यक साहित्य समझ में आया। और फाइनली जो यहाँ बताया गया उसका जब कंक्लूजन होता है तो आ जाते हैं उपनिषद। इस पूरी श्रृंखला में लास्ट में आते हैं उपनिषद। तो ये ये सब एक श्रृंखला है। वेद, वेदों पे टीका टिप्पणियाँ, ब्राह्मण, उसके बाद और विचार वेदों पे ही समझकर बना तो अरण्यक, और वेदों का विचार जब पूर्ण विकसित हुआ तो उसे कह देते हैं उपनिषद। क्योंकि ये लास्ट में था इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का एक नाम वेदांत है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदास का कंक्लूडिंग पोर्शंस क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद, बिकॉज दे ब्रॉट वेदास टू देयर कंक्लूजन। मतलब वो अपने सही मीनिंग पे आ गए। मतलब उसके रचयिता जो बताना चाहते हैं वो कुछ बाद में समझ में आया कि ये इसका मीनिंग हुआ करता है, तो उपनिषद। तो ये पूरी श्रृंखला कहलाती है वैदिक साहित्य। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, ऑल्सो कॉल्ड एंड ऑफ वेदास और कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ वेदास। तो अब देख लेते हैं कि इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले वेद देखते हैं। वेद, तो वेद शब्द का मतलब होता है विद्या होना, नॉलेज होना। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। क्यों कहा जाता है श्रुति? क्योंकि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, और जब तक ब्राह्मी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ तब तक ये हियरिंग के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, मतलब ऋषि वगैरह इनको उच्चारण करते थे, मंत्रों को बोलते थे, श्लोकों को बोलते थे, और जो डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे, उन्हें सुन के कंठस्थ करते थे। मतलब इनका आगे जा पाना इनके सही श्रवण पर निर्भर था। अगर नहीं सही सुने जाएंगे तो ये ज्ञान आगे जा नहीं पाएगा। क्योंकि इस तरीके से आगे बढ़ता रहा तो इसको एक नाम श्रुति भी होता है। बाद में, बहुत बाद में जाकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जब इन्वेंशन हुआ, किसने किया है तो नहीं पता, तब इनको फिर लेखबद्ध किया गया, तब इनको कोडिफाई किया गया। उससे पहले तो ये ओरल ट्रेडिशन से, बोलने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आगे जाते थे, तो इनका एक नाम श्रुति भी हो जाता है। तो इनको श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को देवों की भाषा माना जाता है। ये कहा जाता है दीज वर कंपाइल्ड बाई मैन, नॉट कंपोज्ड बाई मैन। कहने का क्या मतलब? मानव इनका संकलन करता भर था, रचयिता नहीं था। दीज वर द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो इनको दैविक उत्पत्ति का मान लेते हैं, डिवाइन ओरिजिन का मान लेते हैं। मतलब ये देवों की वाणी है जो ऋषियों ने समझकर कोडिफाई करनी शुरू कर दी मानव तक पहुंचाने के लिए। तो इसको अपरुषीय मतलब डिवाइन ओरिजिन का भी कह देते हैं। तो ये वेद होते हैं। अब इनमें सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद कहलाता है ऋग्वेद। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। ऋग्वेद, और ऋग्वेद का पीरियड है
1500 से 1000 BC, मतलब आर्यों के आगमन के जो पहले 500 साल हैं वो ऋग्वेद का पीरियड कहलाता है। ऋग्वेद, तो क्या है ऋग्वेद? ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ हिम्स, ये मंत्रों का समूह है 1028 मंत्रों का समूह है। एंड दीज हिम्स आर इन द प्रेज ऑफ गॉड्स, और ये जो मंत्र हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रेयर्स हैं, ये प्रार्थनाएं हैं। ये मंत्र हैं मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रार्थनाएं, और प्रार्थनाओं का उद्देश्य क्या है? गॉड की प्रेज करना। क्यों? ताकि गॉड शैल गिव मैनकाइंड व्हाट? ब्लेसिंग्स। दैविक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वन शुड प्रे टू गॉड बाय प्रेजिंग हिम। गॉड को प्रेज करते हुए उनसे प्रार्थना की जाए ताकि वो मानव जाति के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर अपने आशीर्वाद दे। इस उद्देश्य से लिखे गए ऋग्वेद के मंत्र, सो दैट मैनकाइंड बी ब्लेस्ड बाय द गॉड एंड लेट अस प्रे टू गॉड बाय प्रेजिंग हिम। ऋग शब्द का मतलब होता है प्रेज। ऋग शब्द का मतलब संस्कृत में होता है प्रेज करना, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः है ना, गायत्री मंत्र है, ये किसके ऑनर में है, प्रेज में है? लॉर्ड सूर्य के प्रेज में है। तो लाइक दिस, तो ऋग्वेद बेसिकली मंत्रों का एक कलेक्शन है। और शॉर्ट में आपसे पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, तो आप बोलेंगे ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। इसमें रिसाइटल करना है ताकि गॉड फील प्रेज्ड। ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसमें 10 बुक्स होते हैं, एक बुक को मंडल कहते हैं। तो 10 बुक्स में बटा होता है ऋग्वेद। इसमें मंडल नंबर 2 to 7 सबसे पहले की किताबें हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ओल्डेस्ट मंडल्स कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा मंडल नंबर 2 से 7। मतलब ये सबसे पहले कंपाइल हुए थे, मतलब 1500 के आसपास ही इनका कंपाइलेशन हुआ होगा। और मंडल नंबर 1 and 10 ये लेटेस्ट मंडल हैं, ये बहुत बाद में, जब ऋग्वेदिक पीरियड ख़त्म हो रहा होगा तब इनका कंपाइलेशन हुआ था। तो ऋग्वेद में 10 बुक्स हुआ करती हैं। इनमें ओल्डेस्ट मंडल में मंडल नंबर 3 होता है। इस मंडल नंबर 3 में ही गायत्री मंत्र होता है। इसी में होता है गायत्री मंत्र, विच इज़ रिसाइटेड इन द ऑनर ऑफ गॉड सूर्य और सवित्री, वो गॉड जिनकी शक्तियाँ सूर्य जैसी। तो गायत्री मंत्र किस मंडल में है? 3rd मंडल में है। इन 6 मंडलों को फैमिली बुक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका कंपाइलेशन ऋषि या उनकी फैमिलियों से दिखाया गया है। जैसे कि मंडल नंबर 3 इज़ इन द नेम ऑफ ऋषि विश्वामित्र, उनके नाम पर है मंडल नंबर 3, इसलिए गायत्री मंत्र का कंपाइलेशन किसने किया? ऋषि विश्वामित्र ने। तो मंडल नंबर 3 इज़ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। तो ये ऋग्वेद हुआ करता है। तो ऋग्वेद बेसिकली प्रार्थनाओं का एक समूह है। ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट बुक कहलाती है वेदों में, ऋग्वेद। आगे चलकर अब बाकी की जो किताबें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये 1000 BC के बाद कंपाइल हुई हैं। तो अगला वेद आ जाता है सामवेद। अगला वेद है सामवेद। तो अब सामवेद में क्या हुआ? सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को थोड़े नए मंत्र आए हैं, उनको एक धुन के आधार पर सेट कर दिया गया। ऑल द हिम्स ऑफ ऋग्वेद एंड सम मोर हिम्स वर कंपाइल्ड, उनको धुन के आधार पर सेट कर दिया गया, ये बताते हुए कि इनका उच्चारण शुड बी एज पर द ट्यून। ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन बताया गया है कि ये जो मंत्र है इसी उच्चारण में बोला जाना है, ऐसे ही एम्फेसिस इस शब्द पे ऐसे होगा, ऐसे उतार होगा, ऐसे चढ़ाव होगा, ये जो काम किया गया था ये सामवेद में। तो सामवेद में बेसिकली ये बताया गया कि मंत्रों का उच्चारण किस वॉइस मॉड्यूलेशन में करना है, किस ट्यून में करना है, कैसे इसको बोलना है। क्योंकि इसमें ट्यून की बात सबसे पहले हुई है, इसलिए इसे माना जाता है द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन म्यूज़िक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन किस किताब से है, तो आपका आंसर होगा सामवेद। सामवेद से ही इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन होने लगता है, बिकॉज इट वॉज दिस थिंग। इसको बुक ऑफ मेलोडी भी कह देते हैं।
सामवेद को ही बुक ऑफ मेलोडी भी कह देते हैं। तो अब मंत्र ये हैं और इनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होना है। उच्चारण की टेक्निक बताई गई है सामवेद में। तो दूसरा वेद हो जाता है सामवेद। अब मंत्र हैं और मंत्रों को बोला कैसे जाना है ये भी तय हो गया। अब एक नया थॉट ये डेवलप हुआ है कि यज्ञ क्रिया भी संपन्न होनी चाहिए। तो फिर आ जाता है थर्ड वेद, दैट इज यजुर्वेद। फिर एक यजुर्वेद आ गया, यज्ञ क्रिया का वेद कहलाता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद डील्स विद बेसिकली रिचुअल्स, सेरेमनीज, मतलब जो धर्म के साथ संबंधित कर्मकांडीय पार्ट है, पशु बलि, एनिमल सेक्रीफाइसेस, मतलब यज्ञ क्रिया भी संपन्न करनी है। सिर्फ मंत्र उच्चारण भर से बात नहीं बनेगी। तो ये यज्ञ क्रिया कैसे संपन्न की जाएगी, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, किन पशुओं की बलि कब देनी है, किस समय पे देनी है, ये यज्ञ किस समय संपन्न किया जाएगा, इससे संबंधित यज्ञों से संबंधित वेद कहलाता है यज्ञ क्रिया का वेद यजुर्वेद। तो उच्चारण के साथ साथ इनको भी ऑब्जर्व करना है एट द टाइम ऑफ रिसाइटल। रिसाइटल करते समय क्या क्या सेक्रीफाइसेस होने हैं, क्या एनिमल्स रिचुअल सेरेमनीज हैं, इनसे संबंधित वेद कहलाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो पार्ट होते हैं, श्याम ब्लैक एंड शुक्ल व्हाइट। तो पूछा जाए किस वेद के दो पार्ट हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, श्याम यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। इसके दो पार्ट होते हैं। तो ये यज्ञों का वेद है। और थर्ड वेद कहलाता है, फोर्थ वेद कहलाता है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में ये बताया गया कि ये जो हिम्स हैं, अथर्ववेद में वो मंत्र डाले गए हैं जो मैजिकल हैं और इतने मैजिकल हैं, इन मंत्रों के उच्चारण से एक ऐसा इफेक्ट आएगा कि वन कैन गेट वन सेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीजेस। इन मंत्रों को बोलने भर से इनको बोलेंगे तो ऐसा इफेक्ट होगा कि लोग अपने आप को बीमारियों से अलग कर लेंगे और इविल फोर्सेस से भी छुटकारा पा जाएंगे। तो बताया तो ये गया कि बुरे एनर्जी है, लेवल है या इविल फोर्सेस है या बीमारियां हैं, इनसे दूर बोलने भर से हो जाएगा। बेसिकली ये आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस रहे होंगे जिनको फॉलो करेंगे तो वन कैन गेट रिड वन सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज और इविल फोर्सेस। मतलब सुपरस्टिशंस को, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लगा सकते हैं अथर्ववेद कि यू कैन स्पीक दिस श्लोक मंत्रास एंड यू कैन गेट योर सेल्फ ऑफ ऑल दीज डिजीजेज एंड इविल फोर्सेज। इसलिए कह देते हैं कि अगर इंडियन मेडिसिन की शुरुआत किसी किताब से हुई है तो वो आंसर है उसका अथर्ववेद, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस रहे होंगे। हैंस इंडियन मेडिसिन की पहली किताब इस अथर्ववेद। आगे चलकर कुछ इसी ज्ञान से एक और किताब लिखी गई आयुर्वेद। ये बहुत बात की किताब है आयुर्वेद। ऑथरशिप किसी को नहीं पता। आयुर्वेद ऐसे समझ लेते हैं कि अथर्ववेद का ही एक्सप्लेनेशन आगे चल के बना होगा। आयुर्वेद विच इज़ ए सॉर्ट ऑफ उपवेद। कुछ किताबों को उपवेद बोला जाता है जो वेदों से थोड़ा नीचे रखी जाती हैं। तो उन्हीं में से एक उपवेद है आयुर्वेद। एक उपवेद होता है आयुर्वेद जो आगे चल के किताब लिखी गई है। तो द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन मेडिसिन वॉज अथर्ववेद, बाद में आ जाती है आयुर्वेद। तो 4 उपवेद होते हैं, उनमें एक है आयुर्वेद, दूसरा है शिल्पवेद, शिल्पवेद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तीसरा है धनुर्वेद वॉरफेयर, गंधर्ववेद डांस ड्रामा एंड म्यूजिक। तो 4 उपवेद होते हैं। एक है आयुर्वेद उपवेद, दूसरा है गंधर्ववेद डांस ड्रामा म्यूजिक वगैरह से डील करता है, तीसरा है धनुर्वेद धनुर्विद्या वॉरफेयर से, और चौथा है शिल्पवेद, शिल्प माने आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये 4 किताबें कहलाती हैं उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद एंड गंधर्ववेद। ये आपको बता दिया, नॉट दैट नेसेसरी, बट 4 किताबें उपवेद भी होती हैं। ये चारों किताबें कहलाती हैं मिलाकर ये वेद।
चतुर्वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ये वैदिक लिटरेचर हो जाता है। तो वैदिक लिटरेचर कंपाइल कर दिया गया। अब आगे चलकर अब ये बताया गया कि वेद तो मंत्र हैं, मंत्रों का समूह है, उनका उच्चारण होना है, यज्ञ क्रिया होनी है। अब ये आया कि जो ये मंत्र हैं इनको ठीक से समझा जाए तो क्या क्या इसमें से निहित है, इनहेरेंट है। तो फिर जो अगली किताबें आ जाती हैं वो कहलाती हैं ब्राह्मण लिटरेचर। ये किताबें कहलाती हैं ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर कहलाती हैं। अब ब्राह्मण लिटरेचर क्या है? ब्राह्मण प्रोज में लिखे हुए हैं, वेद क्या है? पोइट्री में हैं। तो ब्राह्मण साहित्य का मतलब है कि ये जो वैदिक हिम्स हैं, वैदिक मंत्र हैं, इनमें जो वैदिक मंत्रों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को में क्या क्या निहित है, उसको जब समझा गया तो और ज्ञान निकल के आया। तो वैदिक मंत्रों से जो ज्ञान निकाल के लाया गया उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो हर वेद के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो कहलाते हैं उनके ब्राह्मण। हर वेद की अलग अलग ब्राह्मण किताबें होती हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं वेदों पर और बताया कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, एग्रीकल्चर सीजन्स क्या होते हैं, क्रॉप्स क्या होती हैं और सोसाइटी के नियम क्या होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वेदों में निहित थी, मंत्रों को समझकर समझी गई हैं, ये सब काम होता है ब्राह्मण साहित्य में। तो फिर वेदों की टीका टिप्पणियाँ कहलाती हैं ब्राह्मण साहित्य। इन पे भी इन पे भी एनिमल सेक्रीफाइसेस पे एम्फेसिस दिया गया है कि ये दान दक्षिणा होनी चाहिए, इतना अनाज देना चाहिए, चावल की आहुति होनी चाहिए या एनिमल सेक्रीफाइस होना चाहिए, सोसाइटी के नियम ये हैं, चावल ऐसे खेती हो, ये सब बातें बतानी शुरू की गई हैं। मतलब ये सारा ज्ञान वेदों में निहित था, ऐसा ये बताते हैं। आगे चलकर ये बोला गया कि वेद सिर्फ जो वैदिक मंत्र हैं उनके अंदर रहस्यमयी मीनिंग है, उनको ऊपर ऊपर देखना, सतह पे देखना सुपरफिशियल मीनिंग है, उनका डीप मीनिंग जानना ज़रूरी है। और डीप मीनिंग जानने के लिए उनका अध्ययन एकांत में होना ज़रूरी है। इसलिए अरण्य माने होता है फॉरेस्ट। तो कुछ और वेदों का विचार डेवलप हुआ जिसे फॉरेस्ट बुक्स भी कह देते हैं, मतलब अरण्यक लिटरेचर भी कह देते हैं। मतलब गो इनटू द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल के एकांत में जाकर गहन अध्ययन करके इनका इंटेंडेड मीनिंग निकाला जाए, इनको इंटरप्रेट किया जाए और समझा जाए कि वेदों के रचयिता क्या कहना चाहते हैं। तो जब ये अरण्यक लिटरेचर हुआ तो समझ में आया कि वेद रहस्यों से भरे हुए हैं, मिस्टिसिज्म से भरे हुए हैं, इनका हिडन मीनिंग हुआ करता है। अगर हम इनसे ये समझें कि पशु की बलि देनी है तो वो शायद गलत मीनिंग है। यहाँ बलि का मतलब अपनी प्रिय वस्तु, अपनी प्रिय चीज़ का त्याग करना है, उसका है एनिमल सेक्रीफाइस, शायद गलत हमने समझा है। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल डेवलप होना शुरू हो गया इन किताबों में जिन्हें अरण्यक लिटरेचर कहते हैं। मतलब वेदों का एक नया एंगल डेवलप हुआ इन किताबों में और यही एंगल फाइनलाइज हो गया उपनिषदों में। इस तरीके से अरण्यक साहित्य के बाद आ जाते हैं उपनिषद। उपनिषद शब्द का मतलब होता है समीप बैठना। द वर्ड उपनिषद मीन्स टू सिट नियर द फीट ऑफ योर टीचर। गुरु के समीप बैठना एंड द गुरु विल शो यू द राइट काइंड ऑफ पाथ। गुरु के पास राइट पाथ बताएंगे। टीचर हमेशा सही रास्ता बताता है। तो गुरु के समीप बैठो एंड ही विल टीच यू द ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग पे चलना ज़रूरी है। ज्ञान मार्ग पे चलना ज़रूरी है बिकॉज अल्टीमेट एम इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ वेल्थ बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। गॉड ब्लेसिंग्स का मतलब ये है कि अगर गॉड ने आपको ब्लेसिंग दे दी तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा। तो इन्होंने बिल्कुल रिलीजन का मीनिंग ही बदल डाला और कहा एवरीबडी शुड aim for not accumulation of wealth and all these things, one should work for salvation, that is moksha. मोक्ष का मतलब freedom from the cycle of birth and death, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना salvation होता है। और इसके लिए ये path of animal sacrifice नहीं, path of knowledge चाहिए है। सही ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए गुरु के समीप जाकर सही ज्ञान हासिल किया जाए ताकि हमको फ्रीडम मिल जाए फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर ये साल्वेशन हमको मिल गया देन वी विल गो बैक टू आवर
origin, and our origin is universal soul, परम आत्मा। इसके इर्द गिर्द घूमता है उपनिषदों का ज्ञान कि हुआ करती है एक परम आत्मा, एंड बाकी सारी आत्माएं आर ए स्मॉल एलिमेंटल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल सोल। ये सारी आत्माएं जो इस दुनिया में हैं, इनकी एक संघर्ष चल रहा है अपने आप से कि कैसे इस शरीर को छोड़कर हम अपने ओरिजिन में वापस चले जाएं। तो जब ओरिजिन में वापस चले जाते हैं तो दोबारा पैदा नहीं होते, तो दोबारा मृत्यु नहीं होती। वी वंस एंड फॉर ऑल गो बैक टू आवर ओरिजिन। तो वेदों उपनिषदों का जो थीम है वो है परमात्मा, यूनिवर्सल सोल। ये सारी नॉलेज की बर्थ क्या होती है, रीबर्थ क्या होती है, सोल क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारा जो फिलोसफिकल एंगल है ये बताया गया उपनिषदों में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ फिलोसफीज इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद डील विद द फिलोसफी ऑफ इंडिया। ये भारत में फिलोसफी की सबसे ओल्डेस्ट किताबें हैं। बेसिकली रिलीजन का जो फिलोसफिकल एंगल है वो डेवलप होता है उपनिषदों में। तो उपनिषद फिलोसफी की किताबें हैं जो वेदों का सही मीनिंग निकाल के ले आई हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उपनिषदों में वो मीनिंग निकल कर आ गया जो रचयिता बताना चाहते थे, इसलिए इसे वेदों का अंत कह देते हैं कि ये अपने ट्रू मीनिंग पे आ गए। और ट्रू मीनिंग पे आए तो पता लगा कि ये सब इल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। वन शुड गो बैक टू वंस ओरिजिन एंड दैट इज़ यूनिवर्सल सोल। इस पे ही सब ये डिपेंड करता है। तो इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म दैट इज़ ब्रह्म नहीं, ब्रह्म मतलब ब्रह्मात्मा, उसमें विलीन हो जाना ही हर पैदा होने वाली व्यक्ति चीज़ का उद्देश्य हुआ करता है। तो उपनिषद हो जाते हैं, ये वेद अपने फाइनल मीनिंग पर आ जाते हैं। अब माना गया है 108 उपनिषद होते हैं। उनमें एक होता है मुंडक उपनिषद, एक होता है मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद में ही लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। मुंडक में ही लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, किसकी जीत? सत्य की ही जीत। ये मुंडक उपनिषद, एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह का पार्ट है। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। एक उपनिषद है कठ उपनिषद, कठोपनिषद भी कह सकते हैं, संधि कर दें तो कठोपनिषद या कठ उपनिषद। यहाँ पर वो कन्वर्सेशन है जो नचिकेता ने गॉड ऑफ डेथ यम से किया था। नचिकेता एक बालक है, इनक्विजिटिव है, उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि डेथ क्यों होती है, बार बार मृत्यु क्यों होती है, बार बार जन्म क्यों होता है, क्या आत्मा अपने दूसरे इंसान की आत्मा में ना आकर दूसरी आत्मा किसी और शरीर में चली जाती है। ये जो गूढ़ रहस्य हैं फिलॉसफी के, वो प्रश्न करता चलता है और यम उसका आंसर देते हैं। दिस कन्वर्सेशन इज़ द पार्ट ऑफ विच उपनिषद? कठोपनिषद। कठोपनिषद का पार्ट है द डायलॉग और द कन्वर्सेशन सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेता। तो ये दो उपनिषद हैं जो बार बार एग्जाम में दिख जाते हैं आपको, मुंडक एंड दिच। आगे चलकर एक आदि शंकराचार्य हुए। आदि शंकराचार्य जो 9th सेंचुरी एडी में केरल में रहते थे, इन्होंने इस उपनिषदिक फिलॉसफी पे टीका टिप्पणियाँ की और एक फिलॉसफी को नाम दे दिया अद्वैतवाद। उन्होंने कहा कि मानव आत्मा और ब्रह्म आत्मा दो ना होकर एक हैं, ये द्वैत नहीं है, क्या है? अद्वैत है। तो उपनिषदों की जो फिलॉसफी का नाम दिया वो शंकराचार्य ने दिया, मतलब बोला कि ये नॉन डुअलिस्टिक कैरेक्टर के हैं, नॉन डुअलिज्म है, मतलब ये दो ना होकर एक हैं। मनुष्य आत्मा ब्रह्म आत्मा का ही एक छोटा सा पार्ट होती है। इस फिलॉसफी को नाम दिया उन्होंने अद्वैतवाद। शंकराचार्य, केरल के शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठ भी स्थापित किए हैं, श्रृंगेरी साउथ इंडिया, पुरी
ईस्ट इंडिया, द्वारका, वेस्ट इंडिया एंड बद्रीनाथ, नॉर्थ इंडिया। इन्होंने 4 मठ इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, वेदांतिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4, साउथ इंडिया में श्रृंगेरी, पुरी ईस्ट में, द्वारका वेस्ट में और बद्रीनाथ नॉर्थ में, तो 4 मठ स्थापित करते हैं आदि शंकराचार्य, जो उपनिषदों की टीका टिप्पणियाँ लिखते हैं। तो 4 मठ हो गए, श्रृंगेरी साउथ इंडिया, पुरी ईस्टर्न, वेस्ट में द्वारका और बद्रीनाथ नॉर्थ में। यहीं पर ये ऐड कर लीजिए कि आगे चल के स्वामी विवेकानंद हुए और उन्होंने प्रैक्टिकल एंगल दे दिया उपनिषदिक फिलॉसफी को और स्थापित किया रामकृष्ण मिशन। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने ये स्थापित किया 1897 में। बेलूर से उन्होंने शुरू किया है रामकृष्ण मिशन, एंड रामकृष्ण मिशन इस नारे पे काम करता था कि सर्विस टू मैन इज़ लाइक सर्विस टू गॉड। आर.के. मिशन का कहना है, मतलब उनके गुरु कहा करते थे रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर कलकत्ता में काली टेम्पल के पुरोहित हुआ करते थे। मॉडर्न इंडिया में थोड़ा देख लेंगे इसे। वो कहा करते थे कि मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। इसी को सोचते हुए विवेकानंद ने एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया था आर.के. मिशन। ये मानवता की सेवा के लिए, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए, कैसे सेवा की जाए मानव की, ताकि गॉड भी सर्व हो जाएंगे, क्योंकि एवरी सोल इज़ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल। इस सोच के साथ अगर देखा जाए तो उपनिषदों का प्रैक्टिकल एंगल ही है विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, जो बेलूर मठ से चलाया करते थे कलकत्ता के पास। आर.के. मिशन, सर्विस टू मैन इज लाइक सर्विस टू गॉड। तो ये कहलाता है वैदिक लिटरेचर, सारा का सारा फ्रॉम वेद टू उपनिषद। दिस इज कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब इसी में थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। आगे चलकर एक साहित्य और कंपाइल हुआ, वेदांग, वेदों के अंग, लिम्स ऑफ वेदास, वेदों के अंग। क्या मतलब? वेदों के अंग का मतलब है कि 6 किताबें कहलाती हैं वेदों के अंग। एक किताब का नाम है शिक्षा। शिक्षा डील्स विद फोनेटिक्स। व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स का मतलब कैसे बोला जाता है भाषा को, और संस्कृत में सही उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर बहुत जोर है। तो संस्कृत कैसे बोली जाए उससे संबंधित किताब कहलाती है शिक्षा, विच डील्स विद व्हाट, हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। फोनेटिक्स से डील करती है। वेदों के अंग 6 हुआ करते हैं, मतलब कि 6 किताबें हैं। दूसरी किताब होती है निरुक्त, मतलब ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत भाषा में शब्द कैसे आए होंगे, उससे संबंधित किताब है निरुक्त, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। एटिमोलॉजी, मतलब शब्दों, कैसे शब्द उत्पन्न हुए, और शब्दों को जोड़ दें तो बन जाते हैं सेंटेंस, मतलब संस्कृत की ग्रामर। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुई, मतलब भाषा कैसे बन रही है, तो व्याकरण तीसरा वेदांग हो जाता है। चौथा वेदांग है कि दिस छंद, रूल्स फॉर पोइट्री। वेद क्या हैं? वेद तो पोइट्री है, तो पोइट्री कैसे कंपाइल की जाती है, कैसे कंपोज की जाती है, उससे संबंधित किताब कहलाती है छंद। तो एक किताब हो जाती है छंद। वेदों का संबंध कर्मकांडीय धर्म से भी है, तो कल्प वेदांग रिचुअल्स और एनिमल सैक्रिफाइसेस से संबंध है। जो कर्मकांडीय पार्ट था वेदों का वो सेग्रीगेट कर दिया गया, तो चौथी एक किताब कहलाती है कल्प। और छठा वेदांग कहलाता है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो ये 6 किताबें
मतलब किस तरीके से ग्रहों का प्लेसमेंट हो उसी समय यज्ञ संपन्न किया जाएगा। इससे डेवलप हो जाती है ज्योतिष। यहीं पर यह भी बताया जाएगा कि यज्ञ वेदी का स्क्वायर होनी चाहिए, और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट की करते हैं कि एक दूसरे को 90 के एंगल पर उनकी वर्टिसेस को जोड़ दिया जाए तो जो आउटकम होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरीके से मैथमेटिक्स की बातें या ज्योतिष की बातें, ये बातें सब इसमें की गई हैं। तो ये ज्योतिष है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। तो ये 6 किताबें मिला के कहलाती हैं वेदों के अंग। मतलब अगर संस्कृत भाषा को समझना है, वेदों को समझना है, तो इन किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये 6 बुक्स आर कॉल्ड वेदों से संबंधित साहित्य है, वैदिक लिटरेचर से संबंधित साहित्य है। कि जैसे समझ लें कि ये तो हो गया ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ये शब्द हैं, शब्द से बने सेंटेंस, सेंटेंस से हम पोएट्री भी बना रहे हैं, और कैसे उसको बोला जाएगा, और ये कैसे कर्मकांड किए जाएंगे, और किस समय कर्मकांड किए जाएंगे, कैसे यज्ञ संपन्न किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर कहलाते हैं वेदों के अंग। तो 6 किताबें हो जाती हैं वेदांग साहित्य। शिक्षा डील्स विद फोनेटिक्स, हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। निरुक्त डील्स विद ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड से डील करती है। व्याकरण डील्स विद ग्रामर, एंड दिस छंद डील विद पोइट्री। कल्प डील्स विद रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, एंड ज्योतिष डील्स विद एस्ट्रोनॉमी। तो ये सारा का सारा वेदों का लिटरेचर पार्ट है। तो मैंने आपको लिटरेचर पार्ट टू द पॉइंट कवर किया इस शॉर्ट लेक्चर में। तो होप आपने इसको समझा होगा और बहुत लॉजिकली समझा होगा कि ये वेदों की शुरुआत है। तो वेदों के बारे, वैदिक पीरियड के बारे में हमें जो भी पता है वो वैदिक लिटरेचर से ही पता है। तो ये दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट वैदिक लिटरेचर। आपको समझ में आया होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। चलिए इसको रिवाइज़ करिएगा, नोट्स लिखिएगा, और जल्दी ही हम और लेक्चर्स लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि डेली आपको लेक्चर्स अपलोड करें ताकि आपकी तैयारी जल्दी हो जाए और रिवीजन का टाइम भी आपको मिल जाए। जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चंस भी करें। तो इन वीडियोस को आप शेयर भी करें, आगे भी बढ़ाएं। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करेंगे प्रेप ऑन के चैनल को। फ्री है, इसमें कुछ भी चार्ज होना नहीं है और सबके फ़ायदे की बात है। तो होप इसको आप आगे बढ़ाएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। आपसे फिर मिलते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोज़ के साथ। थैंक्स अ लॉट।